वाई अफ्रीका इज सो पुअर, एक ऐसी जगह जहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज हैं, रेयर मिनरल्स, जेम्स, ऑयल, नेचुरल गैस और भी बहुत कुछ। बट फिर भी ये कॉन्टिनेंट इतना पुअर क्यों है? सवाल उठता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, अबाउट 30%। बट अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई अफ्रीका इज सो पुअर। आई थिंक कई लोगों के लिए इसका जवाब बहुत सिंपल है। अफ्रीका गरीब है क्योंकि कॉलोनियलिज्म कायम हुआ और फिर लेगेसी रह गया है। स्टोरी कुछ इस तरह सुनाई जाती है, यूरोप के पावरफुल कंट्रीज आए, इन्वेड किया और अफ्रीका के रॉ रिसोर्सेज को लूट लिया और आज तक इस कॉन्टिनेंट को गरीबी से निकलने नहीं दिया गया। बट अब जब कॉलोनियल रूल खत्म हुए 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट फिर भी ये कॉन्टिनेंट स्ट्रगल कर रहा है उन डिकेड्स के एक्सप्लोटेशन से रिकवर करने के लिए। अफ्रीका की पॉवर्टी को डिफेंड करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और कई लोग इस पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक पूरी इमोशनल स्टोरी नहीं लगती और उसका सबूत ये है, एक और एक्स कॉलोनी को देखो जो लगभग उसी वक्त इंडिपेंडेंट हुई जब अफ्रीका के ज्यादा कंट्रीज हुए। सिंगापुर एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी जिसके पास लिटरली कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, आज दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। आज सिंगापुर पर कैपिटा इनकम में अपने पुराने कॉलोनाइजर से भी ज्यादा रिच है। तो अगर कॉलोनियलिज्म पूरी स्टोरी नहीं बताता तो क्या बाकी वजह हो सकती है जो स्पेसिफिकली अफ्रीका को इतना गरीब बनाती है? एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है अफ्रीका का जियोग्राफी। इकोनॉमिस्ट थॉमस सवेल पॉइंट आउट करता है कि खराब जियोग्राफी ने सेंचुरीज से कॉन्टिनेंट की डेवलपमेंट रोकी है और आज भी रोक रही है। जो एक एक्सक्यूज है, एग्जाम्पल के लिए यूरोप में कोस्ट लाइन, लैम्बा और नेचुरल हार्बर्स मिलते हैं जो क्लासिकल जमाने से ही मैरीटाइम ट्रेड में हेल्पफुल रहे हैं। बट अफ्रीका में ये फीचर्स बहुत कम है। इनफैक्ट अफ्रीका का कोस्ट लाइन लैम्बा यूरोप से कम जरूर है, लेकिन साइज में ये काफी बड़ा है। इसमें फ्यू डीप वाटर पोर्ट्स भी मिलती हैं, बट नाइल के अलावा अफ्रीका के किसी भी मेजर रिवर के ओशन तक जाना इजी नहीं है। ये जियोग्राफिकल इश्यूज अफ्रीका में ट्रेड के लिए ह्यूज चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, लेकिन जियोग्राफी इज नॉट डेस्टिनी। बोट्सवाना को देखो जो एक सबसे हैरान कंट्री है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के रिकॉर्ड सेट कर चुका है डिस्पाइट बीइंग लैंडलॉक्ड और कलाहारी डेजर्ट के बीच। बोट्सवाना में डायमंड जरूर हैं, लेकिन और मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर्स या हार्बर्स नहीं है जो उसके नेबर्स के पास है। फिर भी बोट्सवाना अफ्रीका की रिचेस्ट नेशन में से है और उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और ग्रो कर रही है। बोट्सवाना और सिंगापुर की स्टोरी ये बताती है कि रियल रीजन बिहाइंड अफ्रीका की पॉवर्टी कुछ और है। अब इसको कंसीडर करो, 1965 के तंजानियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि गवर्नमेंट का रोल ये है, लैंड की प्रोडक्शन उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो वहाँ रहते हैं और गवर्नमेंट उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। ये मार्केट थॉट उस टाइम के सबसे हैरान अफ्रीका में कॉमन थी। बॉटम लाइन ये है कि कई फॉर्मर कॉलोनाइज ने न सिर्फ पास्ट एक्सप्लॉयटेशन को ओवरकम किया बल्कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सक्सीड भी किया। और उन सब में कुछ कॉमन था, उन्होंने कॉलोनियलिज्म से मार्केटिज्म स्विच नहीं किया। उन्होंने ऐसे सिस्टम अडॉप्ट किए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोट करते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, रिलायबल लीगल सिस्टम क्रिएट किए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। गुड न्यूज ये है कि जो कंट्रीज अभी भी डेवलप नहीं कर पाए हैं उनके लिए होप अभी भी बाकी है। लेकिन हिस्ट्री यही सजेस्ट करती है कि सक्सेस मिलेगी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ्रीडम से भी।